अस्सलाम वालेकुम जी, कैसे हैं आप सब? उम्मीद है आप सब खैर खैरियत से होंगे। निम्र अहमद का नावल माला की बाब चहारम इस्तांबुल किस्त नंबर 18 की पार्ट 3 है। चलिए आइए शुरू करते हैं। बीरबल फरीद की फूलदार बेकरी पर अंधेरा उतर आया था और ग्लास वाल से अंदर जली बत्तियां दिखाई दे रही थी। जब माहिर दरवाज़ा खोल के अंदर दाखिल हुआ, काउंटर पर खड़ी पी कैप वाली लड़की रस्मन मुस्कुरा के सीधी हुई। खुश आमदीद माहिर पे। बीरबल आया है। वो इसके ऐन सामने आ रुका। कॉफ़ी बीन्स और ताज़ा हुए बिस्किट की महक नाक से टकराई। नहीं माहिर पे। चेहरे पर मायूसी उतरी, गर्दन दाएं बाएं हिलाई। इस रोज़ कार बाहर खड़ी करके मुझे चाबी थमाई और टैक्सी में चले गए किसी लड़की के साथ, फिर वापस नहीं आए। उसने दीवार पर लगी घंटियों की तरफ इशारा किया। बीरबल की कार का रिमोट वहीं लटका था। अच्छा, बीरबल बेकरी में नहीं है। माहिर कोनी काउंटर टॉप पर रखकर उसकी तरफ झुका। निगाहें उसकी आंखों पर जमी थी। नहीं सर, उसने पलकें झपकाई। क्या वो जानता है कि मैं इसके लिए कई दफ़ा बेकरी फ़ोन कर चुका हूँ? मालूम नहीं सर। और क्या वो जानता है कि तुम लोग उसको पिंको चियो कहते हो? लड़की की मुस्कुराहट गायब हुई। कच्चे केक्स की ट्रे उठाई। सफ़ेद लिबास वाला शेफ़ जो ओवन की तरफ जा रहा था रुक गया। दोनों ने एक दूसरे को देखा। इसे मालूम होगा तो उसे कितना दुख होगा, है ना? संजीदगी से बारी बारी दोनों को देखा। नौजवान की गर्दन में गिल्टी उभर के मासूम हुई। इससे पहले कि वो कुछ कहता, वो बोल उठी। वो ऊपर है ऑफिस में। निगाहें झुका ली। उफ! नौजवान शेफ ने बेख्तियार माथा छुआ। माइफ्री जीनों की तरफ बढ़ा। फिर एक ही जस्त में दो दो जीने अबूर करता ऊपर आया। दरवाज़ा नॉक किया। 1 2 3, फिर हैंडल घुमाया। दरवाज़ा खुलता चला गया। ऑफिस नीमन देर था। माहिर ने स्विच बोर्ड पर हाथ मारा। बत्तियां जल उठी। इसकी निगाहें पहले मेज तक गई। खाली टेक अवे बॉक्स, इनके खुले ढक्कनों पर पनीर के बासी टुकड़े, कोक के पिचके हुए कैन, एक औंधे पड़े डब्बे से झलकती चॉपस्टिक, गोल मोल करके फेंके हुए टिश्यू पेपर्स। निगाहें लंबे कोच तक जा पहुंची। आंखों पर बाजू रखे, कानों में एयरफोन्स घुसाए बीरबल फरीद लेटा था। एयरफोन से म्यूजिक की मध्यम सी आवाज़ यहाँ तक सुनाई देती थी। इसके कानों में बहुत तेज़ होगा। माहिर इसके सर तक जा पहुंचा, झुक के एयरफोन बाहर खींचा। क्या मसला? बाजू टक के झिंझला के कहता वो क्लास आ गया। शौक से पूरा उठ सका ना वापस लेट सका। अब अपने स्टाफ से झूठ बुलवाओगे? पर हम इसे कहते हुए सामने रखी आराम चेयर पर बैठा, उंगलियां बाहां फंसाए, टांग पर टांग जमाई और सिया बूढ़ चलाने लगा। माथे पर लकीरें थी। बीरबल धीरे से सीधा हुआ, पैर नीचे रखे। झूठ बोलना किसने शुरू किया था? शाकी ने कहा उनसे उसे देखा। मैं तुम्हें तकलीफ से बचा रहा था। नहीं, तुम समझते हो कि मैं ट्रेजेडी को हैंडल नहीं कर सकता। कर सकते हो? माहिर ने उंगली से दाएं बाएं इशारा किया। बीरबल ने कोहनियाँ घुटनों पर रखे, सर झुकाए, बालों में हाथ फेरा। मैं ना तुम्हारे लिए अहम हूँ ना मालिक के लिए। मालिक ने खुद मुझे नहीं। वो रुका, बेजारी से सर झटका। पहले ये सब समेटो, मैं इस कंडी में नहीं बैठ सकता। बीरबल ने खफा चेहरा उठा के उसे देखा। मालिक ने मेरे ऊपर एतबार। ये सब समेटो बीरबल फरीद। उसकी आंखों की सख्ती और तेज थे। जब बीरबल के कंधे ढलक गए, खामोशी से उठा, झुक के कारपेट पर बिखरी चीज़ें उठाने लगा। वो टांग पर टांग जमाए बैठा, खामोशी से उसे देखा गया। मालिक ने खुद मुझे नहीं बताया था। मुझे खुद शक हुआ था क्योंकि वो ठीक नहीं लग रहा था। जब बीरबल ने सब कुछ समेट के जगह को कदरे बेहतर कर दिया तो माहिर ने नरमी से बात का आगाज़ किया। बीरबल इन्हीं शिकवा करना निगाहों से उसे देखता वापस बैठा। मैंने ज़ारा को भी नहीं बताया क्योंकि ये मेरा राज नहीं था। किसको कब बताना है ये मालिक का फैसला होना चाहिए था। मालिक के इस असिस्टेंट अमार को मालूम होगा, इसे वो हमसे ज़्यादा अजीज़ है। वो माली के बूट भी पॉलिश करता है भी। इससे अपना मुकाबला करोगे? बीरबल ने हूँ हाँ में सर झटका कुछ बड़बड़ाया। चल, हमें खामोशी से गुजरे। टेक अवे बॉक्सेस अब कोने में रखे ट्रैश कैन में जा चुके थे, लेकिन हर डब्बे में कुछ ना कुछ बचा हुआ था, जिसके बायस बंद ऑफिस में बासी पनीर और पास्ता की नागवार सी महक उठ रही थी। तुम हमेशा ये समझते हो कि मैं किसी काबिल नहीं हूँ। कुछ देर बाद बीरबल फरीद बोला, तो लेचे का शिकवा कम नहीं हुआ था? मैं ऐसा कुछ नहीं समझता। तुम खुद अपने बारे में ये सोचते हो भी? बीरबल ने गिला आमेज निगाहें उठा के उसे देखा। तुम समझते हो मेरे अंदर अक्ल नहीं है? कब समझा मैंने? ऐसे सबूत दो। जब मैंने तुम्हें आयला से मिलवाया था। नाम मत बताया करो, तारीख बताया करो। मुझे इनके नाम याद नहीं रहते। बीरबल के अब्रू मजीद खफकी से इकट्ठे हुए, चेहरा सुर्ख हुआ, लेकिन बोला तो बस इतना, जनवरी में। वह जनवरी की एक सर्द शाम थी। माहिर फरीद लंबे खाकी कोट में मलबूस रेस्टोरेंट में दाखिल हुआ था। नीम तारीख ख्वाबीदा सा माहौल। मैत्रेय दे ने इसका कोट फ़ौरन उससे लिया। नीचे इसने गहरी भूरी हाई नेक खाकी पैंट्स के साथ पहन रखी थी।
पेंट्स के साथ पहन रखी थी। बिना मुस्कुराए वो एक मेज़ की तरफ चला आया। वहाँ बीरबल एक सुर्ख बालों वाली लड़की के साथ एक मेज़ पर मौजूद था। उसे देखते ही वो खड़ा हुआ। लड़की भी मुस्कुरा के उठी। इनके मुकाबले 2 कुर्सियाँ खाली थीं। माहिर ने बैठते हुए एक नज़र में इस लड़की का जायज़ा लिया। उंगलियों और कलाइयों में चमकते हीरे, गर्दन में नाजुक नेकलेस और सफ़ेद टेबल क्लॉथ पर वाज़िया करके रखा एक नन्हा सा कैली बैग। मिस जनवरी, वो जिसकी सारी पर्सनैलिटी इसका कैली बैग था। बीरबल के सामने टेक लगाए बैठा माहिर फरीद याद करके इत्मीनान से कह रहा था, वो एक गोल्ड डिगर थी बी। उसे बेख्तियार आज की शाम और इन्फ्लुएंसर याद आई जो एक बैग के लिए इस आदमी से शादी कर रही थी। इसके पास कैली बैग था। माहिर वो गरीब नहीं थी। इसकी बेबस आवाज़ ऊंची। यही तो मैं कह रहा हूँ, उसने वो बैग कहाँ से लिया? $10,000, 28 से 30 लाख रुपए का बैग उसको उसका बाप लेकर नहीं दे सकता था। ना वो कोई सेल्फ मेड एंट्रेप्रेन्योर थी। यानी इस लाइफस्टाइल से उसको किसी दूसरे मर्द ने मुतारिफ करवाया था। उसे इस लाइफस्टाइल की आदत हो गई थी, मगर वो मर्द अब नहीं रहा। सो इसे इस लाइफस्टाइल को बरकरार रखने के लिए तुम्हारी ज़रूरत थी। बीरबल लब पीछे खामोशी से उसे देख गया। और मिस अप्रैल? माई ने ज़ेन पर हल्का सा जोर दिया। बाहर के मौसम में बीरबल ने उसे किस लड़की से मिलवाया था? ये भी एक डिनर हॉल था। खिड़कियों से बाहर एक खुशगवार शाम उतर रही थी। ऊंची छत वाला रेस्टोरेंट, मेज़ पर बिछा कोरा सफ़ेद मेज़ पोश, तवील कामत मोमबत्तियाँ जिनकी शोलों से खुशबू उठ रही थी। वो दोनों माहिर के सामने बैठे थे। सुनहरे बालों वाली लड़की मुस्कुरा के बहुत मोहब्बत से साथ बैठे बीरबल को देख रही थी, जो पुरजोश से इस लड़की की तालीमी कामयाबियां बता रहा था। अलबत्ता बार बार गौर से माहिर के तासुरात भी देखता था। वो बस संजीदगी से दोनों को देखते हुए सफ़ेद नैपकिन गोद में बिछा रहा था। बीरबल और मिस अप्रैल के अकब में आईने की दीवार थी। माहिर को अपना अक्स और इन दोनों की पुश्त इस आईने में दिखाई दे रही थी। वो सुनहरी बालों वाली मिस अप्रैल, जिसने तुम्हारे 3 कार्ड खाली कराए थे, फिर तुमसे ब्रेकअप के बाद उसने मुझसे पैसे मांगे थे खामोश रहने के लिए। जानते हो मैंने उसे कितनी मुश्किल से हैंडल किया था? इतनी मुश्किल ना होती अगर डिनर पे तुम उसकी बेइज्जती ना करते। मैंने बेइज्जती नहीं की थी। उसने कहा था वो न्यूजीलैंड से पढ़ के आई है। मैंने इससे न्यूजीलैंड का कैपिटल पूछ लिया था। एक लम्हे की खामोशी और फिर वो दोनों एकदम हंस पड़े। और मैं इसके फ़ोन की स्क्रीन को पीछे आईने की दीवार में देख रहा था। माहिर गर्दन पीछे फेंक के हंसता जा रहा था। वो न्यूजीलैंड का कैपिटल गूगल कर रही थी। हा हा। भीड़ पर एक हाथ राम को मारता जोर से हंसता जा रहा था। इसकी हंसी में शर्मिंदगी भी थी और इत्मीनान भी। वो काफ़ी दिन बाद ऐसे हंसे थे। मैं तुम्हें कम अक्ल नहीं समझता बी। कुछ देर बाद वह हल्की मुस्कुराहट के साथ कहने लगा, लेकिन जिन लड़कियों से तुम मुझे मिलवाते हो वो दौलत के लिए तुम्हारी तरफ आती हैं। इनसे शादी के बाद क्या होगा मैं तुम्हें बताता हूँ। बीरबल की हंसी अब मध्यम पड़ चुकी थी। फ़ज़ा का तनाव अलबत्ता ख़त्म हो चुका था। शादी के बाद ऐसी लड़की को तुम दुनिया भर की दौलत ला के दोगे, जिससे वो शुरू में खुश होगी, लेकिन इसकी ख्वाहिशात बढ़ती जाएंगी। इनको पूरा करने के लिए तुम्हें ज़्यादा काम करना होगा। तुम काम में मसरूफ़ होगे और वो तुम्हारे सोशल सर्कल में, और इस सर्कल में उसे तुमसे कई हैंडसम और एलिजिबल बैचलर्स मिलेंगे जिन तक पहले उसकी रसाई नहीं थी। वो चंद देर बाद तुमसे बोर होकर उनकी तरफ निकल पड़ेगी। फिर क्या करोगे? वो तकलीफ़ ज़्यादा बड़ी होगी। बीरबल ने गहरी सांस ली और पीछे को टेक लगाई। यानी कोई मुझसे मेरे लिए मोहब्बत नहीं कर सकता? कर सकता है, लेकिन कहते हैं एक औरत को हकीकी मोहब्बत में गिरफ्तार होने के लिए कम से कम भी 150 दिन लगते हैं। 150 दिन जो उसने इस मर्द के साथ गुजारे हों। इससे पहले जो होता है वो तूफ़ानी सा क्रश या ख्वाहिश होती है। बीरबल ने इस्तेजाब से बुर उठाए। और एक मर्द को कम से कम भी 80 दिन? अल्लाह अल्लाह, शुक्र है मैं एक रोबोट नहीं था, वरना ऐसे हिसाब किताब रख रहा होता। बीरबल ने झुरझुरी ली। फिर कुछ सोच के उसे देखा। तुम्हें माला से मोहब्बत में कितने दिन लगे थे? माहिर एकदम चुप हो गया। बिल्कुल चुप। वो खूबसूरत है। तुम्हें भी तो उसकी खूबसूरती से मोहब्बत हुई थी, जैसे लड़कियों को मेरी दौलत से मोहब्बत होती है। और चेहरा घुमा के खिड़की के शीशे को देखा जिसमें उसका अक्स दिखाई देता था। शक्ल का भी अच्छा हूँ। बालों में उंगलियां चला के इन्हें सेट किया। दाएं तरफ दोबारा इन्हें बखेरा। मुझे उसकी खूबसूरती से मोहब्बत नहीं हुई थी। बालों में उंगलियां चलाता बीरबल रुका। चौंके उसे देखा। वो दूर दीवार पर कुछ देख रहा था। वो मेहरबान थी, नर्म थी। मैं उसको बचाना चाहता था। इसके गिर्द एक हाला था, एक मस्बत सा दायरा जो सच्चे लोगों और सब्ज पौधों के गिर्द होता है।
मगर फिर उसने मुझसे झूठ बोला, उससे सच झटका और फिर वो बाप ख़त्म हो गया। वो नहीं कह सका कि आज उसने अरसे बाद वो सब दोबारा देखा था। वो झलक जब वो इस पर ब्राइडल दा के सामने पंजों के बल बैठी इसके हाथ थामे से सांस लेने को कह रही थी और इतने अरसे से इसका वो रूप देखता आया था जो वो माहिर फरीद के साथ रखती थी। तेज ले जाए शाकी निगाहें, हर लफ्ज़ में शक और मलामत। आज उसने देखा था कि दूसरे इंसानों के साथ नहीं बदली थी, वो अब भी वैसी थी, सिर्फ वक्त बदल गया था। पता है क्या मायरा फंदी, मुझे मिलने वाली हर लड़की तुम्हें गोल्ड डिगर लगती है। वो गोल्ड डिगर होती हैं, लेकिन मुझे खुशी है कि तुमने कभी मुझे बताए बिना इनसे शादी का नहीं सोचा। काश तुम हमेशा मेरे ऊपर इतना एतबार करो भी। वो कोट का बटन बंद करते हुए उठ खड़ा हुआ, एक नज़र उबलते हुए ट्रैश कैन पर डाली। अब निकलो यहाँ से, खा रहो, हालात तुम्हारे लिए उदास है और लौना भी। बीरबल के कंधे को तबका, फिर मालिक से मिलके आओ और उसे खुद बताओ कि तुम्हें इससे कितनी मोहब्बत है। मुझे इस रिपोर्ट से कोई मोहब्बत वगैरह नहीं है। बीरबल एकदम बिलबला उठा। वट एवर भी, उठो। इधर से इसकी तहकम भरी आवाज़ बुलंद हुई, इधर बीरबल बड़बड़ाता हुआ उठा। चल लम्हे बाद बेकरी की रिसेप्शनिस्ट ने दोनों भाइयों को आगे पीछे जीने उतरते देखा। स्वीट पैंट और जॉगर्स में मलबूस पूरा सा मुंह बनाए बीरबल आगे था और लंबे सुरमई कोट वाला माहिर पीछे। बीरबल ने बस अपने मुलाजमों को एक नज़र देखा, शेफ पर हाथ फेरा और घूरते हुए बाहर निकल गया। अलबत्ता माहिर रिसेप्शन पर रुका और एक तेज़ नज़र दोनों पर डाली। आइंदा मुझसे झूठ मत बोलना, तुम्हें अपने मालिक से नहीं मुझसे डरना चाहिए। चटक के कहा और आगे बढ़ गया। लड़की बेख्तियार शेफ की तरफ पलटी। हमें किससे डरना चाहिए? शेफ ने जवाबन हाथ इतनी जोर के जोड़े कि ताली बजने की आवाज़ है। खुदा से डरो बहन और अपना काम करो, छिला के कहा और वापस किचन की तरफ बढ़ गया। माहिर ने रात में उसे एक मैसेज भेजा था। मैंने बीरबल को ढूंढ लिया, वो बेकरी में था। गुड, उसने जवाब में लिखा। सुबह तुम काम पे आओगी, शॉप 8 बजे। और एक लम्हे में वेफलर्स की महक वाली गली ज़हन से अनका हो गई। कशमाला मुबीन का हलक तकड़वा हो गया। वो एक लम्हे के लिए नज़र आने वाला बिखरा उदास इंसान गायब हो चुका था और इसकी जगह इस संगीत सख्त मजाज माहिर फरीद ने ले ली थी, जिसकी ज़िंदगी का मकसद उसको अजियत देना था। अगली सुबह कैफ़ की इमारत तक का सफ़र उसने ओतो बस में बहुत सी कैफियत के साथ दरमियान में से गुजरते हुए किया। बेबसी, गुस्सा और मजबूरी। वो सारा रास्ता उंगलियां मरोड़ती रही, कभी गर्दन में झूलती फाख्ता को मुट्ठी में दबा लेती, कभी नाखन चबाती। अगर ग्राउंड फ्लोर की रिसेप्शनिस्ट ने इसको ऊपर जाने से नहीं रोका, इसके लिए चुपचाप कार्ड टेप किया और टॉप फ्लोर का बटन दबाया, लिफ्ट उसे ऊपर नीचे लिए पहुंची तो माला ने गहरे सांस लेकर खुद को पुरसुकून करने की कोशिश की। वो उसको सता रहा था, पुराने इंतकाम ले रहा था, बस ये चाहता था वो यहाँ से चली जाए, लेकिन वो नहीं जाएगी। इसका बेटा इसी शहर में था और वो इसे इसका बेटा ढूंढ कर देगा। सबर माला, सबर। साथ ही दरवाजे जुदा हुए और मरकजी हाल दिखाई दिया। प्रिंटर की इंक की महक और ओद की खुशबू ने उसका इस्तकबाल किया। मरकजी हाल में बहुत से कैबिन बने थे, इनकी नीची दीवारों से काम करने वालों के सिर्फ सर दिखाई देते थे। चंद एक के सिवा तमाम केबिन खाली थे। शबनम का डेस्क अलबत्ता माहिर के दरवाजे के करीब एक मरकजी मुकाम पर था। वो वहाँ बैठी मोबाइल पर झुकी थी। उसे देखकर उठ खड़ी, मोबाइल उल्टा करके मेज़ पर रखा, चेहरा संजीदा था। एक सिरसरी नज़र उस पर डाली। वो कानों के पीछे बाल और सी दाएं बाएं देख रही थी। लंबा ऊँट के रंग का कोट पहने, कंधे पर बैग की स्ट्रिप बार बार दुरुस्त करती जो फिर से फिसल जाती। माला की सब आंखें किसी शनासा चेहरे की तलाश में थी। फिर शबनम पे निगाह पड़ी तो वो मुस्कुराई। शबनम नहीं मुस्कुराई, इसी संजीदगी से उसे देखती रही, यहाँ तक कि वो ही से चलती हुई इसके ऐन सामने आ रुकी। पब भी मुस्कुरा रही थी और कद में उससे लंबी थी, लेकिन ज़ारा के बरस शबनम को गर्दन पूरी नहीं उठानी पड़ रही थी, न वो उठाना चाहती थी। सलाम, मुस्कुरा के सर को खमती, हल्के मेकअप और कानों में नन्हे हीरे पहने वो तरोताज़ा लग रही थी। माहिर पे अंदर है। शबनम ने इसके सलाम का जवाब नहीं दिया और इसकी मुस्कुराहट फीकी हुई। फिसलते स्ट्रिप को फिर से कंधे पर जमाया। आज मुझे वो इंतज़ार नहीं करवाएंगे, वो तंज नहीं कर रही थी, थकान से पूछ रही थी। वो अपने एम्प्लॉयज़ को इंतज़ार नहीं करवाते। शबनम की आंखों में कुछ जताता हुआ था। माला बदिक्कत मुस्कुराई और दाएं बाएं निगाह दौड़ाई। इतना खाली खाली क्यों है ऑफिस? फिर से दोस्ताना अंदाज में से देखा। आज अक्सरियत का वर्क फ्रॉम होम है। लगता है आपने कोविड के बाद किसी कॉरपोरेट ऑफिस में काम नहीं किया। वो अब भी नहीं मुस्कुराई, बस सामने से हट गई और हाथ से इशारा किया। माला ने गहरी सांस ली। वो शुमाली अमेरिका से आई थी। इसने बहुत से कॉरपोरेट क्लाइंट्स के साथ काम किया था और उसे मालूम था कि कोरोना वायरस ने दुनिया की तमाम बड़ी कंपनियों को
वर्क फ्रॉम होम का तोहफा दिया। इसे ख्याल नहीं आया था कि तोहफा इस्तांबुल तक पहुंच चुका था। 3 दिन ऑफिस, 2 दिन वर्क फ्रॉम होम, 2 दिन छुट्टी। यूँ बहुत सा खर्चा और तवानाई बच जाती। इस बारे में बहुत कुछ कह सकती थी, लेकिन इसे अंदाज़ा हो चुका था कि माहिर की सेक्रेटरी अपने बॉस की तरह इसको शदीद नापसंद करती है और इसे इसको नज़रअंदाज करना चाहिए। माहिर के ऑफिस में सैंडलवुड की महक फैली थी, अलबत्ता कोई कैंडल जलती दिखाई नहीं देती थी। वो अपने मरकज़ी कुर्सी पर बैठा था, वैसे ही जैसा कल शाम और तो कोई में था। सूट का रंग भी इसी से मिलता जुलता था। इसके पास शायद सियाह और ग्रे के कई शेड थे। वो अलबत्ता वैसी नहीं थी। माहिर को देखती उसकी सारी खुशगवारियत हवा हो गई। वो तो बस में वो जिन जज्बात के साथ से गुजरती आई थी, वो किसी लावे की तरह अंदर उबलने लगे, फटने को तैयार। बैठो। माहिर ने से शबनम और दोनों को इशारा किया। शबनम चुपचाप बैठ गई तो उसने कुर्सी खींची। जी माहिर बे, क्या कर सकती हूँ मैं आपके लिए? वो इसके सामने कुर्सी पर बैठी, कोट अभी तक पहना हुआ था, मांग निकाल के दोनों तरफ बराबर, सीधे बालों वाला चेहरा संजीदा था। वही जो कॉन्ट्रैक्ट में लिखा था, तुम्हें कंपनी में काम करने हैं 5 दिन, 9 to 5। वो बिल्कुल बफ चेहरे के साथ उसे देख रहा था। कल शाम रोशनी से झिलमिलाती मस्जिद के सामने खड़ा उदास से गायब हो चुका था। क्या मुझे मुआवजा मिलेगा? मेरा वक्त मुआवजा है। माए ने पीछे को टेक लिया। इसके अंदर बहुत सा गुस्सा पड़ा, लेकिन उसने थूक निकला। गुस्सा था तब यह बदर के लिए मुझे कोई इतराज़ नहीं है, मगर मैं इस कंपनी में क्या कर सकती हूँ? तुम मोरल्स और पेंटिंग्स बनाती हो। अब नहीं बनाती, बना सकती हो। मुझे भूल गया है, मुझे याद है। उसकी आंखों में देख रहा था। एक लम्हे के लिए माला को लगा कि उसने चेहरे में कैफ को देखा है। वो नौजवान एंट्रोनपियर, जीन्स और सफ़ेद जॉगर्स वाला, छोटी बड़ी हुई शेव, माथे पर बिखरे बाल। वो इसकी कार ड्राइव करता था। इसने अपनी जान इसकी अमान में दी थी। फिर वो गायब हो गया, किसी रंगीन बुलबुले की तरह जो ज़रा सा उड़ के फट जाता है और फिर दुनिया भर से ब्लैक एंड वाइट रह जाती है। अगर मैं ना करना चाहूँ तो हम तुम्हारा पासपोर्ट वापस कर देंगे। सूट में मलबूस क्लीन शेव आदमी उंगलियों में कलम घुमाते हुए कह रहा था। और तुम जा सकती हो, दुरुस्त शबनम? शबनम, उसकी आवाज़ ऊंची हुई। शबनम जो दीवार पर किसी गैर मरई नुक्ते को देख रही थी, चौंकी, सर हिलाया। जी जी माहिर पे, दुरुस्त। फिर वो खंखारी और माला की तरफ घूमी। हमें करमजी इमारत के लिए उंगलियों से पीछे कंसोल टेबल पर रखे सुर्ख मॉडल की तरफ इशारा किया। एक आर्टिस्ट की ज़रूरत है। हम चाहते हैं कि आप इसके लिए एक वॉल मुराल बनाएं। माला ने गर्दन मोड़ के मॉडल को नहीं देखा, वो माहिर को देख रही थी। इस्तांबुल में आपको बहुत से आर्टिस्ट मिल जाएंगे और यकीनन तुमसे बेहतर मिलेंगे, मगर मुझे तुम्हें पे नहीं करना पड़ेगा। उसने गहरी सांस से अंदर उबलता लावा बदिक्कत नीचे दबाया। फिर गर्दन मोड़ के इस मॉडल को देखा। वो बेजान सा रखा था। वो इसकी कार ड्राइव कर रहा था, नाकाम एंट्रोनपियर, कैफ जमार। और वो पिछली सीट पर बैठी इससे पूछ रही थी, बताओ कहाँ फंसे हुए हो, शायद मैं तुम्हारी मदद कर सकूं। वो बदिक्कत थोड़ा सा खुला था। बतौर आर्टिस्ट आपको रंग क्यों अच्छे लगते हैं? क्योंकि रंगों की अपनी एक जुबान होती है, हर रंग बात करता है। आपका फेवरेट रंग कौन सा है? सुर्ख? सुर्ख क्यों? उसने तेज़ी से गर्दन मोड़नी चाहिए। सीट बेल्ट के बायस रुक गया। क्योंकि सुर्ख रंग गुफ्तगू करता है। और क्या कहता है सुर्ख रंग? सुर्ख कहता है कि मुझे याद रखो। ये रंग तवज्जो खींचता है, ये तारीख में लिखा जाता है। वो कह रही थी, इंसान को वही रंग पहनना चाहिए जिसके लिए इसका दिल चाहे। लेकिन तुम्हारे बिजनेस प्लान का इससे क्या ताल्लुक? नहीं, बिजनेस के लिए नहीं पूछ रहा था, किसी को कुछ गिफ्ट करना था। वो बात टाल गया था। माला ने गर्दन वापस उसकी तरफ मोड़ी। वो इसी तरह उसे देख रहा था, अलबत्ता इसकी आंखों में कुछ बदला था। मैं 2 माह में क्या कर लूँगी? एक दीवार पेंट कर सकती हो। उसे लगा वो अब महफूज हो रहा है। मैं शुरू कर सकती हूँ, लेकिन ख़त्म करने का वादा नहीं करती। क्यों? क्योंकि आर्ट की डेडलाइन नहीं होती, ये टूटे दिल से बनता है। तुम्हारा दिल जुड़ा हुआ है क्या? चला, मैं कुछ कह नहीं सकी। वो उसे देख रहा था, बिल्कुल उसकी आंखों में। वो कैफ की आंखें थी। शबनम में मोबाइल पर सर झुकाए हुए थी, जैसे इसने कुछ ना सुना हो। माला ने सर झटका। वो इसको सता रहा था। 2 माह में एक दीवार भी मुकम्मल नहीं होगी। कॉन्सेप्ट बनाने में भी कई दिन लगेंगे, इजाफी घंटे लगा लो। उसने गोद में रखी मुट्ठी पीछी। सबर माला, सबर। यानी जो वक्त मेरे पास मेरे काम के लिए बचे, वो भी मैं तुम्हें दे दूँ। रंगत को गुलाबी पड़ने और आवाज़ को बुलंद होने से वो नहीं रोक सकी थी। हम इजाफी घंटों का मुआवजा देंगे। माए ने सीधे ढाई से कंधे के वो आंखों की बत्ती कोड़ों से देखेगी। वो क्यों से इस ऑफिस में मुकीद करना चाहता था? माहिर फरीद एक मास्टर मैन्युपुलेटर था। वो कोई लंबी चाल चल रहा था, मगर क्या?
मैं काम से कभी नहीं घबराई, कर लूँगी, फ़िक्र ना करें। लेकिन क्या तुम वाक़ई इज़ाफ़ी घंटों का पे करोगे? ऑफ़ कोर्स, बाकी सब शबनम समझा देगी। वो सीधा वो अपना टैबलेट सामने किया, फिर मुअज़्ज़ब अंदाज़ में दरवाज़े की जानिब इशारा किया, मगर वो नहीं उठी। एक आखिरी बात, 1 मिनट, तुम कॉन्ट्रैक्ट साइन कर चुकी हो, अब कोई शर्त, मुझे हलाल से मिलना है। माहिर के माथे की लकीरें गहरी, मैं इसकी ज़रूरत नहीं समझता, वो जैसे गहरा राम तो हुआ। पूछ नहीं रही, बता रही हूँ, तुम नहीं मलवाओगे तो हलाल के दूसरे भाई से कह दूंगी। वो उठ खड़ी हुई, माहिर फरीद की शक्ल देख के अंदर उबलता लावा कतरे ठंडा हुआ। वो दरवाजे तक गई थी जब वो बोला, सिर्फ एक जगह। वो हल्का सा मुस्कुरा के पलटी, बीरबल की बेकरी पे। आज लंच ब्रेक में वो अपने गार्ड के साथ आएगी, तुम मुझसे वहाँ से कहीं और नहीं लेके जाओगी। गार्ड? अच्छा, हलाल की हिफाजत के लिए होगा। समझते हुए सर हिलाए तो माहिर ने हूँ में गर्दन को जंपश दी। कभी तुमने सोचा माहिर, एक दिन वो बॉडीगार्ड भाग जाएगा और तुम्हें कोई तीसरा शख्स आके बताएगा कि इसका नाम भी झूठा था और शनाख्त भी। दोबारा मिलने पर क्या हाल करोगे तुम उसका? माहिर फरीद अगला सांस नहीं ले सका। सोचो माहिर, भले वो हलाल को नुकसान न पहुंचाए, लेकिन क्या कभी दोबारा इसको हलाल के नज़दीक आने दोगे? वो जख्मी सा मुस्कुराई। शबनम ने चौंक के उसे देखा। माहिर ने बहुत सा थूक निकला, दरवाजे की तरफ इशारा किया। प्लीज़, मुझे काम करना है। माला कंधे झुका के पलट गई। ये आपका केबिन है? शबनम ने अपनी मेज़ से 3 फुट के फासले पर बने पहले केबिन की तरफ इशारा किया। इसकी आवाज़ धीमी थी। ये तय था कि इसे वर्क फ्रॉम होम नहीं मिलेगा। इससे 5 दिन इस ऑफिस में आना पड़ेगा। वो बैग रख के वहाँ बैठी, कोट उतार के कुर्सी के पीछे लटकाया। शबनम अब जेब से मोबाइल निकाल रही थी। लंच ब्रेक के बाद हम साइट विज़िट के लिए करताल जाएंगे। इसने स्क्रीन रोशन करते हुए झुकी निगाहों से इतला दी। इसकी ऐनक में स्क्रीन का अक्स दिखाई दे रहा था। माला ने एक नज़र इस अक्स को देखा, फिर अपनी मेज़ पर रखे कंपनी के ग्राफिक टैबलेट्स को। सर झटक के उसे ऑन किया तो कैफ का लोगो उभरा। दिन में एक कसक सी उठी। इसने फिर से निगाह उठाई। शबनम की ऐनक में पीले रंग की नोट्स ऐप खुली थी। वो बार बार कुछ लिख के मिटा रही थी। मैंने एक दफ़ा थाईलैंड में एक शादी का इवेंट कवर किया था। वो खंखारी। शबनम ने चौंक के उसे देखा। वो अब कैफ का ग्राफिक टैबलेट खेल कर अपना आईपैड उसकी जगह रख रही थी। दुल्हन शादी पे खुश नहीं थी, अपने फ़ोन पे लगी थी, बेचैन और उदास। वह बैग से चार्जर निकाल के सेट कर रही थी। मैंने शूट के दौरान उसकी बहन को सुना। वो उसे कह रही थी कि माय डियर, अगर किसी से बात करने से पहले नोट्स ऐप खोलनी पड़े। चेहरा घुमा के शबनम की आंखों में देखा तो वो नंबर अपनी फ़ोन बुक से मिटा देना चाहिए। शबनम की रंगत फक्त हुई। इसने तेज़ी से मोबाइल बचाया। मुझे अपने काम के लिए बहुत सी ऐप्स खोलनी पड़ती हैं, ये आपका मसला नहीं है। चटक के कहती वो इससे मुकम्मल रुख मोड़ गई। कश्माला ने अफसोस से सर झटका और आईपैड की स्क्रीन रोशन की। मजीदिया मस्जिद के साथ ली गई कल की तस्वीर खुल गई। उसे अभी इनको एडिट करना था। कैफ का आर्ट वर्क बनाएगी इसकी जूती। वो आराम से इस ऑफिस में बैठ के अपना काम करेगी। यहाँ चाय कॉफ़ी फ्री थी, गुड, खर्चा बच जाएगा, माहौल भी पुरसकून था। वो एक तस्वीर पर रुकी। ये सुंबल के कार्ड से ट्रांसफ़र हुई थी, क्योंकि ये इसने नहीं ली थी। सुरमई कोट वाला आदमी सर झुकाए पानी के साथ चलता जा रहा था। उसने नेक्स्ट क्लिक किया। सफ़ेद टोपी वाली लड़की इसके पीछे गई थी। नेक्स्ट, वो दोनों आमने सामने खड़े थे। नेक्स्ट वापस आ रही थी और वो जाते जाते इसकी तरफ पलटा था, कुछ कहने के लिए लब खोले। नेक्स्ट, वो वापस पलट गया था। दोनों मुखालिफ सिमतों में जा रहे थे। पीछे मस्जिद जगमगा रही थी। इसने सर झटका और दूसरा फोल्डर खोल लिया। ये आदमी कैफ नहीं था, ये इसका असल रूप था। सद खटोर माहिर फरीद, जिसको एक खोए हुए बच्चे से कोई हमदर्दी ना थी। इसे अपने वक्त का मुआवजा चाहिए था। नता नशा नशा नताशी में बनी बीरबल की बेकरी सुबह वैसी ही थी। चंद गाहक निचली मंजिल के काउंटर पर खड़े थे, चंद वहाँ पीछे गुलाबी मखमली सोफ़ों पर बैठे थे। बीरबल फ्री सफ़ेद जॉगर्स और रंग बिरंगी शर्ट ट्राउज़र में मलबूस सीने पर चढ़ता ऊपर आ रहा था। हाथ में ट्रे थी जिसमें रखे कप से धुएं के साथ रोज़ शुदा कॉफ़ी बीन्स की महक उठ रही थी। बलाई मंजर पर रेलिंग के साथ एक महफिल जमी थी। 3 मेज़ें मिलाकर एक तवील मेज़ बनी थी, जिसके गिर्द कुर्सियों पर चंद अफराद बैठे थे। सूट्स में मलबूस, मैनीक्योर्ड हाथों और चमकते बूट्स वाले। सरबराही कुर्सी पर मालिक फरीद पर जमान थे। बीरबल इनके करीब आया, बगौर इनका जायज़ा लिया। अब वो बता सकता था कि इसके सफ़ेद बाल नकली थे। वो इतनी अच्छी क्वालिटी के थे कि इसे शक भी न गुजरा था। वो कमज़ोर हो गए थे, भवें भी नकली थी या असली, वो फैसला न कर सका। हाथों की जिल्द भी खिस्सी गई थी, जर्दी मायला। अलबत्ता इनका बिना शिकन के सूट, परफ्यूम, चमकते जूते और चेहरे पर चढ़ा
बर्फ़ का घोल वैसा ही था। ये इसका कसूर नहीं था कि वो इनकी बीमारी पढ़ नहीं सका, वो वाकई रिपोर्ट थे। गर्म कॉफ़ी। बीरबल ने मुस्कुरा के इनके सामने गर्म कॉफ़ी रखी और ठंडा पड़ता कप उठाया। अब्दुल मालिक फ्री जो किसी बात के दरमियान में थे, कदरे खौफ से उसे देखा, फिर वापस अपनी बात मुकम्मल करने लगे। वो ट्रे लिए चंद लम्हे खड़ा रहा। मालिक तुम्हें कुछ और चाहिए? मुस्कुरा के पूछा। उन्होंने आपकी चेहरा उठा के गौर से उसे देखा, फिर नफ़ी में गर्दन हिलाई। मैं मीटिंग मुकम्मल कर लूँ? खार खाता लहजा सुन के भी बीरबल की पेशानी पर बल न पड़ा। श्योर श्योर, वो मुस्कुरा के पलटा और धप धप सीने उतरता गया। फिर काफ़ी देर तक ऊपर मीटिंग जारी रही। बीरबल अपने मखसूस सोफे पर टांगे लंबी किए बैठा मोबाइल से खेलता रहा। तवज्जो ऊपर लगी थी, फिर बारी बारी वो अफराद नीचे उतरने लगे। वो तेज़ी से उठ खड़ा हुआ, बेचैनी से जीनों को देखा। मालिक इनके साथ नहीं थे। वो कुछ सोचता रहा। 3 दफ़ा कॉफ़ी के लिए चक्कर लगा चुका था, अब कैसे जाए? फिर काउंटर से पानी की बोतल उठाई और ऊपर चला आया। मालिक को देख के रोका। पानी पानी चाहिए? मैं अपने लिए ला रहा था, सोचा, सरसरी अंदाज पे कहते हुए एक हाथ से पानी उसके सामने रखा, दूसरे से मोबाइल के बटन दबाता वो ऑफिस की तरफ जाने लगा। जब माहिर ने बताया है तुम्हें? माली फरीद की पुरसुकून आवाज़ गूंजी। बीरबल का दिल धक से रह गया। बहुत सा थूक निकला और पलटा तो चेहरे पर हैरत थी। क्या? नासमझी से इन्हें देखा, उसे तो कुछ पता ही नहीं था। मालिक ने पानी की बोतल उठाई, उंगलियों से ढक्कन घुमाया, कड़क की आवाज़ के साथ वो खुला। ज़ारा को मत बताना, मैं भी उसे परेशान नहीं करना चाहता। सामने देखते हुए उन्होंने घोंट पड़ा। मैं समझा नहीं। बीरबल ने सीच नबे से उसे देखा। माली फरीद ने बोतल नीचे की, ढक्कन बंद किया, उसे मेज़ पर रखा। फिर उठ खड़े हुए, कोट का बटन बंद किया और चेहरा ऊपर करके उसे देखा, ऐन उसकी आंखों में। 2 महीने तक सिम्टम्स शदीद नहीं होंगे। तीसरे महीने के बाद मेरी याददाश्त खोने लगेगी। चौथे महीने तक मैं बेड रिडन हो जाऊंगा। ज़ारा को तब बताना जब मेरी याददाश्त काम ना करे, ताकि मैं इसकी तकलीफ़ देखूं तो भूल जाऊं। बीरबल ने होंठ खोले। वो इनकार करना चाहता था। उसे नहीं मालूम था कि वो क्या कह रहे थे। वो कुछ नहीं जानता था, लेकिन बहुत से आंसू हलक में इकट्ठे हो गए। उसका गला बंद हो गया। ओके, उसने खुद को गीली आवाज़ में कहते सुना। वो कदम कदम चलते इसके ऐन सामने आ रुके। वो इनका चेहरा नहीं देख रहा था, वो इनके बूट देख रहा था, चमकते, पॉलिश शुदा। अमार ने किए होंगे। एक क्लिनिकल ट्रायल हो रहा है इस माह के इख्तिताम पर। बीरबल ने चौंक के चेहरा उठाया। इसकी आंखें गुलाबी थीं। मैं इसमें रजिस्टर हो रहा हूँ। एक नई मेडिसिन है, अगर वो काम कर गई तो ट्यूमर श्रिंक हो जाएगा। वो आंसू जो वो बदिक्कत रोके हुए थे आंखों में भरते गए। रियली? इसकी पलकें गीली होगी। एक उम्मीद थी बिलाखर। मालिक फरीद ने जवाब नहीं दिया। वो इसके कंधे के साथ खड़े थे, बिल्कुल हल्का सा इसके कंधे पर हाथ रखा, फिर आगे बढ़ गए। हाँ, वो जीने उतर रहे थे। वो पलट के इन्हें देखने लगा। आंसू आंखों से गिरते जा रहे थे। वो बूढ़ा आदमी जीने इस तेज़ी से नहीं उतर रहा था जैसे पहले उतरता था। अब इनके कदमों में एहतियात थी, अपना इमेज बरकरार रखने का जुनून, अपनी बीमारी का एहसास। वो पहले क्यों नहीं भांप सका? इसका दिल भर आया, जैसे एक दरिया बहने को तैयार था। वो अपने ऑफिस में छुप के रोना चाहता था। मालिक के लिए, अपने बाप कासिम फरीद के लिए, उसे बहुत सा रोना था। बीरबल पे किचन में एक मसला हो गया है, नीचे से शेफ ने बेबस सी आवाज़ लगाई। एक तो तुम लोग मुझे फुर्सत से रोने भी नहीं देते। बेबसी भरे गुस्से से पैर पटकता आंखें रगड़ी और जीने से नीचे उतर गया। लंच ब्रेक में शबनम इसी संजीदा चेहरे के साथ इसके पास आई और इसे आगाह किया कि वो इसे खुद बेकरी लेकर जाएगी। कालापन माहिर बे को इस पर इतना भरोसा न था कि वो अकेले हलाल से मिल सकती। सारा रास्ता शबनम ने खामोशी से ड्राइव की। जब कार बेकरी के बाहर रुकी और शबनम ने बटन ऑफ कर दिया और इंजन की आवाज़ और हीटर की हरकत दम तोड़ गई, तो वो बोली, मैं अंदर नहीं आऊँगी। मुझे हलाल से मिलना गैर आरामदा कर जाता है। वो स्टीयरिंग व्हील पर दोनों हाथ रखे सामने देख रही थी। माला ने सीट बेल्ट के बटन पर हाथ रखे बकौर उसकी आईने के पीछे से झलकती आंखों को देखा। आई एम सॉरी। सुबह जो मैंने कहा, मुझे तुम्हें नसीहत करने का कोई हक नहीं था। मैंने अपनी हदूद क्रॉस की, इसके लिए माजरत। बटन दबाया तो सीट बेल्ट एक झटके से जुदा हुई। माला ने हैंडल पर हाथ रखा ही था कि इसका नाम हलैल है। वो चौंक के वापस घूमी। शबनम विंडो स्क्रीन के पार बेकरी के ग्लास वाल को देख रही थी। ऊंचा, लंबा, खूबसूरत, अमीर, तुर्किश ड्रामों के हीरोज़ जैसा। वो स्टीयरिंग व्हील पर इतनी सख्ती से उंगलियां जमाए हुए थी कि रगें बेच गई थी। मैं 2.5 साल से इसे जानती हूँ। हम कई दफ़ा मिले हैं, दोस्तों के दरमियान। चंद एक दफ़ा कॉफ़ी पीने भी साथ गए थे। क्या तुम दोनों एक रिलेशनशिप में हो? सिचुएशनशिप कह लो।
مالا نے گہری سانس خارج کی۔ انگریزی زبان کی خاص بات یہ تھی کہ جن چیزوں کو نام نہیں دیا جاتا یہ ان کو بھی نام دے ڈالتی تھی۔ میں اس کو پسند کرتی ہوں لیکن مجھے نہیں معلوم کہ وہ میرے بارے میں کیا سوچتا ہے۔ ہیٹر بند ہونے کے بعد سانسوں کی دھن شیشوں پر چھانے لگی۔ تم اس کو کیوں پسند کرتی ہو؟ شبنم باہر دیکھتے ہوئے سوچنے لگی۔ بس کچھ ہے اس میں جو مجھے اس کی طرف کھینچتا ہے۔ جب وہ مجھ سے بات کرتا ہے تب میں سب سے زیادہ خوش ہوتی ہوں۔ اس کا ایک میسج میرا موڈ بدل دیتا ہے، اور جب اس کا میسج نہیں آتا نا تو اس کا انتظار کرنا اتنا تکلیف دہ ہوتا ہے کہ بس وہ درمیان میں کئی دن غائب ہو جاتا ہے۔ ظاہر ہے وہ بزی ہوتا ہے لیکن تم بار بار فون چیک کرتی ہو۔ اس کے میسج نہ کرنے پر تمہیں انگزائٹی ہونے لگتی ہے۔ تم نے اس کے نمبر پہ مخصوص ٹون لگا رکھی ہے۔ اس کے بجنے پر تمہارا دل کھل اٹھتا ہے۔ تم بھاگ کے جواب دیتی ہو لیکن پھر وہ کچھ دیر لیتا ہے رپلائی کرنے میں، اور تمہارا انتظار پھر سے شروع ہو جاتا ہے۔ تم چاہتی ہو کہ تم دونوں کی گفتگو کبھی ختم نہ ہو۔ شبنم نے گردن اس کی جانب موڑی، آنکھیں پوری کھل گئی۔ تمہیں کیسے؟ لیکن پھر تمہارا انتظار بڑھتا جاتا ہے۔ تم ہر دن کی رویداد اس کو سنانا چاہتی ہو لیکن وہ ہر وقت دستیاب نہیں ہوتا۔ اس کا ایک میسج پانے کے لیے تم گھنٹوں انتظار کرتی ہو، یا شاید… مالا نے چہرہ موڑ کے اسے غور سے دیکھا۔ شاید تم اس کو رپلائی پر مجبور کرنے کے لیے بھی کچھ کرتی ہوگی، دعا یا کوشش، کوئی ایسی چیز پوسٹ کی جس سے وہ تمہیں ڈی ایم کرے، کوئی وجہ ڈھونڈی یا گھڑ لی، کیونکہ اس کا ایک میسج تمہارے دن بھر کی کمائی ہوتا ہے۔ شبنم کی آنکھیں پانی سے بھرتی گئی، ہونٹ کپ کپائے لیکن الفاظ پھنس گئے۔ یہ محبت نہیں ہے شبنم، وہ اداسی سے مسکرائے۔ اگر محبت ہوتی تو تمہیں معلوم ہوتا کہ تمہیں اس میں کیا پسند ہے، مگر تم نے مجھے اس کی صرف 3 خوبیاں بتائیں: خوبصورت، لمبا، امیر، کیونکہ تم ان چیزوں کی وجہ سے اس کی طرف کھینچی۔ تمہارے ذہن میں اس کے لیے ایک الویژن بنایا، ایک سیراب، پھر اس کو اپنی مرضی کی شخصیت بناتی۔ تمہیں اس الویژن والی شخصیت سے محبت ہے، مگر کیا تم اس کی حقیقت کو جانتی ہو؟ کیا مطلب؟ اگر یہ محبت ہوتی تو تم مجھے بتاتی کہ وہ سچا انسان ہے، وعدے کا پابند، وفا کرنے والا ہے۔ اس کی ویلیوز کیا ہیں، اس کے اخلاق کیسے ہیں؟ محبت ان چیزوں سے ہوتی ہے، لیکن تم اس توجہ سے محبت ہے جو وہ تمہیں دیتا ہے، کیونکہ تمہیں توجہ نہیں مل رہی۔ تمہیں اس کے انہی اوصاف سے محبت ہے جن کی تمہیں اپنے اندر کمی لگتی ہے۔ شبنم کا چہرہ سرخ ہوا۔ یعنی میں ایک چھوٹی کم صورت غریب لڑکی ہوں؟ نہیں، تم خود کو ایک چھوٹی کم صورت غریب لڑکی سمجھتی ہو۔ تمہیں اپنے قد، شکل اور مالی حالات کا کمپلیکس ہے، اس لیے جس کے پاس وہ چیزیں ہوں گی تمہیں وہ اپنے سے برتر لگے گا اور تمہیں اس کی طرف کھینچو گی۔ تمہیں چھوٹا قد نہیں پسند سو تمہیں کوئی پست قامت مرد پسند نہیں آئے گا۔ شبنم کی پلکوں سے آنسو بنا آواز کے ٹوٹتے گئے۔ اینک کے شیشے بار بار دھندلے ہو رہے تھے۔ اس کا میسج کرنا تمہیں خوش نہیں کرتا شبنم، صرف تمہیں ایک ڈوپامین ہٹ ہوتی ہے۔ تمہارا ذہن بار بار اس فیلنگ کو محسوس کرنا چاہتا ہے، اس لیے وہ اگلے میسج کا انتظار کرتا ہے۔ تمہارے ذہن کو وہ اچھا لگتا ہے کیونکہ وہ ایک غیر دستیاب مرد ہے۔ مالا رکی، تھوک نکلا، بہت ہمت سے اگلے الفاظ کیے۔ شاید تمہارے باپ جیسا۔ شبنم بری طرح چونکی، رنگت مزید سرخ ہوئی۔ وہ جیسے بلبلا کے انکار کرنا چاہتے تھے مگر آنسوؤں میں تیزی آ گئی۔ میرے پاپا کا کیا ذکر؟ کیا تمہارے پاپا تمہیں توجہ دیتے تھے؟ وہ نرمی سے پوچھ رہی تھی۔ شبنم سامنے دیکھنے لگی، تنفس تیز ہو گیا۔ میرے پاپا بہت اچھے ہیں، انہوں نے میرے لیے بہت کچھ کیا ہے، مجھے پڑھایا، لکھایا، اس قابل بنایا۔ میرے پاپا بہت اچھے، اس نے بھیگی آواز میں زور سے دہرایا۔ ظاہر ہے وہ اچھے ہیں، لیکن وہ مصروف رہے شبنم، ان اویلیبل، دور، موجود تھے لیکن نہیں تھے۔ ہر بچہ مختلف ہوتا ہے۔ تمہیں اپنے باپ کی محبت، توجہ اور تعریف بہت زیادہ چاہیے تھی، وہ تمہیں نہیں ملی، اس لیے تمہارا دل انہی کے جیسے غیر دستیاب مرضوں میں اٹکتا ہے۔ میرے پاپا کا اس میں کیا قصور ہے؟ جو بچے ٹراماز لے کر بڑے ہوتے ہیں نا، وہ اپنے ماں باپ جیسے لوگوں کو ہی چنتے ہیں۔ بڑے ہوتے ہوئے تم نے اپنے باپ کو ہمیشہ مصروف دیکھا، غیر دستیاب، ان اویلیبل، دور، سو تم نے خود کو ایک ٹرافی ہنٹر بنایا۔ تم اپنی کامیابیوں سے، اپنے پرفیکٹ بیہیویئر سے کسی طرح اپنے باپ کا اپروول جی سکو۔ تمہیں اپنے باپ کا پیار ویسے چاہیے تھا جیسے تم چاہتی تھی۔ ونڈو اسکرین مزید دھندلی ہو چکی تھی اور اب انہیں بیکری دکھائی نہیں دے رہی تھی۔ تمہیں ایسا مرد نہیں اٹریکٹ کرے گا جس کے پاس تمہارے لیے وقت ہو، توجہ اور محبت ہو۔ تمہیں دور رہنے والا، مصروف اور غیر دستیاب انسان پرکشش لگے گا، کیونکہ وہ تمہارے ذہن کو تمہارے باپ کی یاد دلاتا ہے۔
वो एक चैलेंज है। शबनम ने ऐनक उतारी, सामने रखे बॉक्स से 1 2 3 टिश्यू निकाले। क्योंकि तुम्हें अगर एक गैर दस्तयाब इंसान मिल जाए और किसी तरह तुम इसको अपने लिए दस्तयाब कर लो, इसको अपनी तरफ फेर लो, इसको मोहब्बत करना सिखा दो, तो वो खला तुम्हारे बाप ने तुम्हारे अंदर छोड़ा है वो बाहर जाएगा। शबनम में मुस्कारे से भीगी आंखें रगड़ी, हल्के स्याह होते गए। अगर एक गैर दस्तयाब इंसान खुद को बदल के तुमसे मोहब्बत करने लग जाए तो तुम अपने बाप से जीत जाओगी। टिश्यू मुट्ठी में बेचकर शबनम ने उसकी तरफ चेहरा मोड़ा तो उस पर शिकस्त थी। लेकिन हकीकत ये है शबनम कि गैर दस्तयाब लोग नहीं बदलते, वो हमारे लिए दस्तयाब नहीं बन जाते। हमने अपने ड्रामों को हम खुद भर के खुद को दस्तयाब मोहब्बत के लिए तैयार करना होता है। क्या वो कभी मुझसे मोहब्बत नहीं करेगा? माला ने नफ़ी में गर्दन हिलाई। हर मर्द के पास दिन के 24 घंटे होते हैं मैसेज करने के लिए। मर्द को जिस औरत की चाह होती है वो उसको इंतज़ार नहीं करवाता। वो जितना मसरूफ़ हो औरत के लिए उसके पास हमेशा वक्त होता है, और जिस औरत के लिए नहीं होता वो इसमें इंटरेस्टेड नहीं होता। शबनम ने सर झुका दिया। वो टिश्यू से नाक रगड़ रही थी। वो कहीं गायब नहीं होता, ना वो मसरूफ़ होता है, वो वहीं है, अपनी ज़िंदगी गुजार रहा है। तुम उसकी तरजीह नहीं हो, तुम उसको उसकी ज़ाहरी खसूसियात की वजह से पसंद करती हो, या उसकी तवज्जो की वजह से जो तुम्हें उससे चाहिए। फिर मैं क्या करूँ? मेरा दिल चाहता है कि कोई मुझसे पूछे कि मैं कैसी हूँ, मेरा आज का दिन कैसा गुजरा। कभी तुमने खुद से पूछा है कि तुम कैसी हो? शबनम ठहर के उसे देखने लगी। खुद से क्या मतलब? मुझे मालूम है कि मैं कैसी हूँ। वो तुम्हें जितनी तवज्जो दे डाले तुम्हारा दिल नहीं भरेगा, क्योंकि जब तक तुम खुद को तवज्जो नहीं दोगी सारी दुनिया के लोगों की तवज्जो भी तुम्हारे लिए काफ़ी नहीं है। जानती हूँ मैं हर दिन के अख्ताम पे क्या करती हूँ? वो दासी से मुस्कुराई। शबनम बस्तम साथ उसे देखे गई। मैं 3 गहरे सांस लेती हूँ। उसने आंखें बंद की और दिल पर हाथ रखा। फिर मैं अपने आप से पूछती हूँ कि माला तुम कैसी हो? अगर मैं खुश होती हूँ तो मैं खुद को बताती हूँ, अगर मैं तकलीफ़ में होती हूँ तो मैं खुद से पूछती हूँ कि मुझे कहाँ तकलीफ़ है, क्या वो छोटी है या बड़ी, खोखली है या चुभती हुई, और इसका दर्द का रंग क्या है। वो आंखें बंद किए क्या थी। शबनम की आंखें फिर से भीगने लगी। फिर मैं खुद से कहती हूँ कि सब ठीक हो जाएगा माला, मैं तुम्हारे साथ हूँ। मैंने गलत फैसले करके कई बार तुम्हें तकलीफ़ दी, लेकिन अब मैं तुम्हें तकलीफ़ नहीं होने दूँगी। उसने आंखें खोली और मुस्कुराई तो शबनम ने देखा कि इसकी पलकें भी भीगी हुई थी। हम सब अंदर से तन्हा बच्चे हैं, हमें अपनी तन्हाई को अपनाना सीखना है, इससे लड़ना नहीं है। तुम इसके इल्यूजन से निकल आओगी तो ज़िंदगी आसान हो जाएगी। जो आदमी तुम्हें इंतज़ार करवाता है वो तुम्हारी इज़्ज़त नहीं करता। तुम इसका मज़ीद इंतज़ार क्यों करना चाहती हो? इसने पैरों में रखा बैग उठाया और हैंडल खींचा और दरवाज़ा खुल गया। ठंडी हवा का झोंका अंदर आया। जब तुम अपने कॉम्प्लेक्स से निकलोगी तो तुम्हें किसी की ज़ाहिरी खूबसूरती मुतासिर नहीं करेगी। इंसान का जिस्म इसका सबसे जल्दी एक हटने वाला सांस है। ऊंचे कद ढलक जाएंगे और खूबसूरत चेहरे झुर्रियों ज़्यादा हो जाएंगे। अगर कुछ बाकी रहेगा तो ये कि हम अंदर से कैसे इंसान थे। इसलिए बाहर निकल के दरवाज़ा बंद किया, फिर खिड़की पर दस्तक दी। शबनम ने बटन दबाया, शीशा नीचे होता गया। इसलिए उसको ब्लॉक कर दो। इसकी आंखों में नम सी तंबी थी। शबनम के दिल को धक्का सा लगा। वो सर भी न हिला सकी, बस उसे बेके के अंदर जाते देखे गई।